नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको हल सहित बताने वाला हूं, जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो 2021 की बोर्ड एग्जाम में साइंस में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकेंगे, यानी 90 प्लस आने के चांस है इन क्वेश्चंस के। तो ये क्वेश्चन सारे आपको अच्छे से तैयार करने हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में साइंस का जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खंड ए, यानी पहला जो सेक्शन आएगा साइंस के पेपर में वो क्या आएगा, आपके सेक्शन ए यानी खंड ए आएगा। अब खंड ए में आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसमें आपके टोटल यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं वो आपके 10 आएंगे। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके 1 मार्क में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके इसमें दिया गया है कि स्टीफन हेल्स ने पहली बार निम्न में से किस जंतु का रक्तचाप मापा। यानी स्टीफन हेल्स एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने पहली बार कौन से जंतु का रक्तचाप मापा था। तो ऑप्शन आपको दे रखा है, ए ऑप्शन में आपके गाय और बी ऑप्शन में आपके शेर और सी ऑप्शन में आपके घोड़ा और डी ऑप्शन में आपके हाथी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, आपके सी ऑप्शन। तो यहाँ पर मैंने उत्तर भी लिख रखा है कि सी ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि एकमात्र प्रतिरक्षी जिसकी सांद्रता सबसे ज्यादा होती है, यानी एकमात्र प्रतिरक्षी जिसकी सांद्रता सर्वाधिक होती है उसका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है IgG और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है IgM और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है IgA और द ऑप्शन में आपको दे रखा है IgE। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, आपके IgG, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 IIT JEE NEET या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आंसर होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है प्रतिजैविक और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है एंटीसिड और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है एंटीसेप्टिक और द ऑप्शन में आपको दे रखा है पीड़ाहारी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन यानी पीड़ा एंटीसिड। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन यानी एंटीसिड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया है, तो प्रश्न नंबर 4 आपके है, एक समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है 0 और बी ऑप्शन में आपको दिया है 1 और सी ऑप्शन में आपके अनंत और द ऑप्शन में आपके 2। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, अनंत यानी इनफिनाइट। तो एक जो समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको दिया है कि एपिको आंदोलन किस राज्य में हुआ था। तो एपिको आंदोलन है वो कौन से राज्य में हुआ था ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है राजस्थान और बी ऑप्शन में आपको दिया है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन में आपको दिया है केरल और द ऑप्शन में आपको दिया है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, द ऑप्शन यानी कर्नाटक। जो एपिको आंदोलन है वो कौन से राज्य में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, ये आपको बताना है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन आपको दिया है कि सर्वनाशी भूकंप किस रिएक्टर स्केल के होते हैं। यानी जो सर्वनाशी भूकंप होते हैं वो किस रिएक्टर स्केल के होते हैं वो आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है 4 और बी ऑप्शन में आपको दिया है 5 और सी ऑप्शन में आपको दिया है 7 और द ऑप्शन में आपको दिया है 6। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 6 यानी 7। सर्वनाशी जो भूकंप होते हैं वो 7 रिक्टर स्केल के माने जाते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 89 और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 100 और सी ऑप्शन में आपको 99 दे रखा है और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 34। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, यानी भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 99। उसके बाद में 8वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर कुल कितनी विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है? तो पृथ्वी की सतह पर कितनी विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है? तो ए ऑप्शन में आपको दिया है 27 और बी ऑप्शन में आपको दिया है 29 और सी ऑप्शन में आपको दिया है 26 और डी ऑप्शन में आपको दिया है 30। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा आपकी? 29, यानी बी ऑप्शन, यानी पृथ्वी की जो सतह है उस पर कुल कितनी विवर्तनिक प्लेटें पाई जाती है? 29, यानी 29। उसके बाद में 9वां प्रश्न आपको दिया है, बिलीरुबिन की अधिकता निम्न में से किस अंग को हानि नहीं पहुंचाती है? तो ए में आपके यकृत और बी में आपके प्लीहा और सी में आपके अमाशय और डी में आपके ए व बी दोनों, यानी यकृत और प्लीहा दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपके सी, यानी अमाशय। बिलीरुबिन की जो अधिकता है वो निम्न में से कौन से अंग को हानि नहीं पहुंचाती है? तो उस अंग का क्या नाम है? अमाशय। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पादप चुना? यानी मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो ए में आपको दे रखा है मीठा मटर और बी में दे रखा है आपको जंगली मटर और सी में आपको दे रखा है उदान मटर और डी में आपको दे रखा है उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपके क्या आएगा? उदान मटर। तो इसका राइट आंसर आएगा आपके ऑप्शन से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में लिखने हैं। यानी जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर एक पंक्ति में बताने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में आपको पूछा है आवर्धन किसे कहते हैं? यानी आवर्धन की परिभाषा आपको बतानी है। तो आवर्धन किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है और इसे m से दर्शाया जाता है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको ही क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है और इसको m से दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। यानी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, उसकी रेडियस क्या कहलाती है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है कि विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति का मात्रक, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? आपके वाट। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है आपके, जब बल न्यूटन में हो और विस्थापन मीटर में हो, यानी जब बल है वो किस में हो? न्यूटन में, और विस्थापन मीटर में हो, तो कार्य का मात्रक क्या होगा? तो कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 6 आपको दिया है, 2 नवीकरणीय संसाधनों के नाम लिखिए। तो 2 नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? एक तो आपके सौर ऊर्जा और दूसरा आपके पवन ऊर्जा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7 आपको दिया है कि मनाली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मनाली अभ्यारण्य है वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बार ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो आपके कब मनाया जाता है? 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो आपके कब मनाया जाता है? 22 मई को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 है, इसमें आपको सबसे पहले रिक्त स्थान दिया गया है और किसका उपयोग उच्च रक्तचाप के इलाज में किया जाता है, तो वो आपको इसमें बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सर्पगंधा।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है कि 1909 में कौन से वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, सोरेनसन। ओके, उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है आपकी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो ये तो था आपकी खंड ए यानी सेक्शन ए, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। काफ़ी क्वेश्चन आपको 2021 की बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब है आपके सेक्शन बी यानी जो खंड ब है, उसमें प्रश्न नंबर 12 आपको दे रखा है, तंबाकू चबाने से होने वाली कोई 2 हानियां लिखिए। यानी तंबाकू चबाने से कौन कौन सी हानियां होती हैं, तो कोई 2 हानियां आपको लिखनी है। तो यहाँ पर 1 नंबर में आपको दे रखा है, तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी तंबाकू का अगर हम लगातार सेवन करेंगे तो इससे मुंह, जीभ, गला व फेफड़ों आदि का क्या हो जाएगा, कैंसर होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। दूसरी हानि क्या है कि तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिसे रक्त दाब और हृदय स्पंदन की जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद में प्रश्न नंबर 13 आपको दिया है कि मेंडल की सफलता के कोई 2 कारण लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेंडल की सफलता के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। तो यहाँ पर पहला कारण आपके सामने है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। और दूसरा रीजन क्या था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक ही किया था। ये 2 कारण हैं, सफलता के कारण हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 आपको दिया है कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। यानी क्रिस्टलन जल की आपको परिभाषा लिखनी है और उसके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यदि किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन जल कहलाती है। और अब इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है आपके जिप्सम, फिटकरी। क्रिस्टलन जल के उदाहरण क्या है, एक तो जिप्सम है, दूसरा आपके फिटकरी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 15 आपको दिया है, झूम खेती से क्या तात्पर्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है। यानी झूम खेती की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो आपको अच्छे से बतानी है। इस प्रकार की खेती में किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर राख कर दी जाती है, जिसमें वहाँ की भूमि की जो उर्वरता है उसमें वृद्धि होने से 2-3 वर्ष अच्छी फसल ली जाती है, और उर्वरता कम होने पर अन्य क्षेत्र में यह विधि अपनाई जाती है। यह आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 16 आपको दिया है कि आनुवंशिक विविधता को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। तो आनुवंशिक विविधता की जो परिभाषा है वो आपको क्या लिखनी है कि किसी प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच जिनके कारण पाई जाने वाली विभिन्नता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। यानी किसी प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच जिनके कारण पाई जाने वाली जो विभिन्नता है उसको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 17 आपको दिया है कि विवर्तनिक शक्तियां किसे कहते हैं। जो विवर्तनिक शक्तियां हैं उनकी आपको परिभाषा बतानी है, और ये कितने प्रकार की होती हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विवर्तनिक शक्तियों की परिभाषा की। तो कई प्रकार की शक्तियां पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और दूसरी आपके बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। ओके, उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 आपको दिया है कि कोई 2 औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम बताइए। तो औषधीय पादप कौन कौन से होते हैं, जिसमें एक तो आपके हल्दी और दूसरा आपके ग्वारपाठा। अब इन दोनों के वैज्ञानिक नाम आपको लिखने हैं। तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कुरकुमा लोंगा, और ग्वारपाठा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एलोए वीरा। ओके, उसके बाद में प्रश्न नंबर 19 आपको दिया है। 19 में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि चरक संहिता के लेखक कौन थे। तो चरक संहिता के लेखक कौन थे, चरक थे, ये आपको इसमें बताना है।
उसके बाद में इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि प्लास्टिक सर्जरी के जनक कौन थे। तो प्लास्टिक सर्जरी के जनक कौन थे? सुश्रुत। ये आपको इसमें बताना है। अब आपके खंड से यानी सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में आपके कुछ क्वेश्चन बड़े आएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया है प्रश्न नंबर 20, निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है, जिसमें पहला आपके है रेशम कीट पालन, यानी रेशम कीट पालन क्या होता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से शॉर्ट तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है। तो ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशम कीट कहते हैं। इनमें से शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करने वाले रेशम कीट की जाति बोम्बिक्स मोराई प्रमुख है और भारत में इसकी एक वर्ष में 2 से 7 तक पीढ़ियां तैयार कर ली जाती हैं और लार्वा में एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और जिन्हें रेशम ग्रंथियां कहते हैं। पूर्ण विकसित लार्वा भोजन करना बंद कर अपने चारों ओर रेशम के धागों का स्त्रवण कर स्वयं पूर्णतः बंद हो जाता है और अब इसे क्या कहते हैं? कोकून। रेशम का धागा इसी अवस्था से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम कीट पालन में ओनली फॉर आपको यही बातें लिखनी है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि रेशम कीट के लार्वा का नाम लिखिए। तो रेशम कीट का जो लार्वा है उसका नाम क्या है? कैटरपिलर लार्वा। ये आपको इसमें बताना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 21 आपको दिया है कि किसी स्थान पर 7 रिएक्टर के भूकंप आने के बाद की स्थिति कैसे होगी, क्या होगी, वो आपको इसमें बतानी है। तो 7 इकाई के जो भूकंप होते हैं वो सर्वनाशी होते हैं। 7 इकाई के भूकंप कैसे होते हैं? सर्वनाशी। और किसी स्थान पर ऐसे भूकंप आने पर पूरा क्षेत्र तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, पेड़ गिर जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, जमीन धंस जाती है, भूस्खलन हो जाता है, बिजली के जो खंभे हैं वो गिर जाते हैं। यानी 7 इकाई के जो भूकंप है वो कैसे होते हैं? सर्वनाशी होते हैं। और किसी स्थान पर यदि ऐसे भूकंप आने पर आ जाता है तो जो पूरा क्षेत्र है वहाँ का वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, पेड़ गिर जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, जमीन धंस जाती है और भूस्खलन हो जाता है और बिजली के जो खंभे हैं वो गिर जाते हैं। यह आपको इसमें बताना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 22, यानी लेंस की जो क्षमता है उससे आप क्या समझते हैं और उत्तल दर्पण के आपको 2 उपयोग बताने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस की क्षमता, यानी लेंस की क्षमता क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है। उसके बाद में उत्तल दर्पण के 2 उपयोग। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। और उत्तल दर्पण के उपयोग, तो पहला उपयोग क्या है कि वाहनों के पश्चदर्शी दर्पणों के रूप में यह उपयोगी है। और दूसरा उपयोग क्या है कि इस दर्पण में बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब प्राप्त करके सजावट के लिए उपयोग में लेते हैं। यह आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया है कि जैव विविधता के कोई 2 महत्व को समझाइए। तो जैव विविधता के 2 महत्व कौन कौन से हैं? जिसमें पहला महत्व है आर्थिक महत्व। अब आर्थिक महत्व क्या होता है कि जैव विविधता प्रत्यक्ष रूप से भोजन, ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी और औद्योगिक कच्चा माल आदि उपलब्ध कराती है। और दूसरा महत्व क्या है? औषधीय महत्व। तो प्राचीन काल में जो जड़ी बूटियां हैं उनका उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जाता रहा है। यह आपके हैं औषधीय महत्व। उसके बाद में प्रश्न नंबर 24 आपको दिया है कि निम्न के वानस्पतिक नाम लिखिए। अब वानस्पतिक नाम है जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसमें पहला आपके चावल। तो चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये भी आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न 25 जो आंकिक प्रश्न है। अब आंकिक प्रश्न यानी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो आपके 11 के चैप्टर से फिक्स है, यानी 11 के चैप्टर से आपके 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कन्फर्म पूछे जाएंगे। तो मैंने दोनों ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। इनमें से आपके दोनों ही जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आएंगे। उसके बाद में पहला क्वेश्चन आपको इसमें क्या दिया है कि एक 60 kg का व्यक्ति 30 सेकेंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है
तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी आपको पावर निकालनी है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 60 वाट का बल्ब, 60 वाट के कितने बल्ब हैं? 5 बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलाए जाएं तो 60 दिन में कुल कितनी विद्युत यूनिट का उपयोग होगा। इसमें यूनिटों की संख्या फाइंड करनी है। अब आपके खंड द यानी सेक्शन जो डी है उसमें आपके कुछ क्वेश्चन सेक्शन सी इससे भी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 26 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब टिप्पणी में पहला आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस पर टिप्पणी लिखनी है। दूसरा है पीएच स्केल, तो ये मैंने करवा रखा है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इनका आंसर लिख सकते हैं और अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 27 आपको दिया है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब मैंने यहाँ पर 2 ही डायग्राम लिए हैं, इन दोनों को ही आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से आपके एक डायग्राम आपको 2021 की बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। अब अथवा में मैंने क्या दिया है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इन दोनों ही डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है और यहाँ से आप एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन 2021 की बोर्ड एग्जाम में आपको मिलने वाला है। अब प्रश्न नंबर 28 आपको दिया है। 28 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष में अंतर लिखिए। दूसरा है आपके समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण में अंतर लिखिए। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न नंबर 29 आपको दिया है कि कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए। दूसरा है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आपका क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन भी आपके 9 के चैप्टर से है, प्रकाश वाले से, जो आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 30 आपको दिया है स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण को समझाइए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में, सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। जो पेपर मैंने आपको बताया है, जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन तैयार कर लिए अच्छे से तो आप विज्ञान में बहुत ही बड़ा एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे